संगीत प्रवाह जो कि YouTube पर बहुत ही पॉपुलर धारावाहिक सीरियल है, इसके थ्रू आप लोग संगीत सीख रहे हैं। बहुत दूर दूर से हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं कि आप म्यूज़िक अच्छा सिखा रहे हैं और बहुत बढ़िया म्यूज़िक सीख रहे हैं। और यहाँ इस क्लास में आप लोग जो सारे स्टूडेंट्स हैं और म्यूज़िक सीखने के लिए आ रहे हैं, इससे पहले भी हमने एक वीडियो आपके लिए क्रिएट किया है जिसमें उमेश जी मैनारिया बहुत ही अच्छा वक्तव्य दिया उन्होंने उस दिन। जो सोचा वो पाया के नाम से आप लोगों ने YouTube पर अब तक देखा है उस वीडियो को और उनकी बातों को सुना, और जहाँ तक मैं मानता हूँ कि आप लोग उन सब बातों को अपने जीवन में उतार रहे होंगे। उतार रहे हैं सभी लोग? यस सर। वेरी गुड। उसी क्रम में आज हम एक नई सोच के साथ फिर से आपके साथ हैं। एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट मतलब उत्साह। जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं उसमें अगर उत्साह नहीं है तो वो काम आपका असंभव ही समझें, वो पूरा ठीक से नहीं हो सकता है। इसलिए जो भी करें, चाहे आप म्यूजिक सीखें या और भी कोई जॉब करते हो या करें, उसमें उत्साह का होना बहुत ज़रूरी है। बिना उत्साह के कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता है, ऐसा उमेश जी बताते हैं। तो आइए हम बात करते हैं उमेश जी मैनारिया से फिर से एक बार। और ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि उमेश जी हमारे साथ हैं और होते रहते हैं, आ जाते हैं अक्सर जब भी हम उनको कहते हैं कि बच्चों को कुछ ज्ञान दें। तो इस तरह से ज्ञान देने के लिए उमेश जी हमेशा तैयार रहते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, इसलिए हम बहुत ही उनके थैंकफुल हैं। सभी बच्चे उनको थैंक यू भी कह सकते हैं। एक बार कहिए थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो आइए मिलते हैं उमेश जी मैनारिया से। उमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संगीत प्रवाह में, और पहले भी आपने बहुत अच्छे से इन बच्चों को समझाया है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज उससे भी कहीं ज़्यादा बेटर आप कुछ इनको ज्ञान देंगे। प्लीज़। पंडित जी जैसा अभी बता रहे थे कि ज्ञान देने के लिए जहाँ तक बात होती है कि हम अगर सीखते रहते हैं तो हमारे जीवन में पहाड़ बना रहता है, और जिस दिन हमें लगता है कि हम सीख गए हैं उस दिन पठार आ जाता है। कैसे? जैसे आपकी जीवन की गाड़ी कुछ इस तरह चल रही है, आप अपनी सफलता की ओर अग्रसर हैं, आप कुछ ऊंचा ओहदा पाने जा रहे हैं या कुछ अच्छा बनने जा रहे हैं। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हो जिंदगी में तो हमें कुछ सीखते रहते हैं, और जब तक बंदा ये सोचता रहता है कि मैं सीख रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैं आज भी सोचता हूँ मैं सीख रहा हूँ, क्योंकि मैं कहते हैं कि माँ सरस्वती के मंदिर के दरवाजे या माँ सरस्वती का जो दरवाज़ा है वो तब तक खुला रहता है जब तक कि आप स्टूडेंट बने रहते हो। जब आप सोचते हो कि मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, उस दिन से वो दरवाज़ा आपके लिए बंद हो जाता है। इसलिए हमेशा विद्यार्थी बने रहो ताकि विद्या के द्वार हमेशा आपके लिए खुले हुए रहें। इसीलिए मैं हमेशा विद्यार्थी ही बना रहना चाहता हूँ, इसलिए मेरे जीवन में हमेशा पहाड़ रहता है और मैं पहाड़ की ओर ही अग्रसर होना चाहता हूँ। अपने जीवन में पठार नहीं चाहता हूँ। जिस दिन सोच लिया बस मेरे को सब आ गया, उस दिन पठार आ जाएगा, खत्म, उससे ऊपर आप नहीं बढ़ सकते। राइट? तो अब बात कर रहे हैं, जैसे पंडित जी बताया था, हम उत्साह की बात करेंगे। और उत्साह हमारे जीवन में क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमें किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस होती है तो हम उत्साह लेके आते हैं। राइट? अगर हमें किसी चीज़ के लिए उपयोगी हमारे लिए नहीं है या कोई चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम उसके लिए एक्साइटमेंट लेके आ ही नहीं सकते। सही बात है? उसके लिए एक्साइटमेंट नहीं होता है। अब इस क्लास में बैठना किसी के लिए एक्साइटमेंट की बात है, किसी के लिए एक्साइटमेंट की बात नहीं है, लेकिन आई एम श्योर कि हाँ, आप एक्साइटमेंट की बात हो सकती है अगर आप उस एक्साइटमेंट के पीछे जो रीज़न है वो जानेंगे। और वो रीज़न कौन है? एक्साइटमेंट के पीछे का रीज़न आपके पेरेंट्स और आपके मेंटर। ये कैसे पॉसिबल होगा? अब इस पे अपन बात करें। राइट? होमवर्क करना किसको अच्छा नहीं लगता? आप दिल खोल के बता सकते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपने हाथ खड़ा किया तो आपको रोक लेगा कोई, आपको मना करेगा। किसको पसंद नहीं? खड़े कर सकते हो, मुझे भी नहीं पसंद था। होमवर्क करना किसको पसंद नहीं है? आपको होमवर्क करना बहुत पसंद है? ठीक है। आपको पसंद है? बहुत सारे लोगों को होमवर्क करना नहीं पसंद होता है। क्यों नहीं पसंद होता है? इतना सारा काम करना कौन पसंद करे? राइट? लेकिन हमें पसंद होता क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पढ़ाई को लेकर कोई एक्साइटमेंट नहीं होता है। ठीक है? अब मैं ये भी नहीं कहता है कि आप सब में मास्टर हो जाओ, पढ़ाई में मास्टर हो जाओ, म्यूजिक में मास्टर हो जाओ, स्पोर्ट्स में मास्टर हो जाओ। लेकिन क्या होता है कि जैसे हम किसी होटल में जाते हैं तो हमारे पास एक मेन्यू कार्ड आता है, तो उसमें सारी चीज़ देखते हैं अपन। फिर क्या होता है, जो हमें पसंद होता है वो हमें
उठा लेते हैं। इसीलिए इस एज में क्या होता है, हमारे पास सारे सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स भी होता है, इंग्लिश भी होता है, हिंदी भी होता है, साइंस भी होती है, बायो भी होता है, म्यूज़िक भी होता है, स्पोर्ट्स में भी अलग अलग होते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड की जाती है और फिर हम किसी एक चीज़ में प्रवीण हो जाते हैं, ठीक है। और उस सक्सेस के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ होता है वो हमारे पेरेंट्स का होता है। आपको क्या लगता है कि सिर्फ आप ही के एग्ज़ाम होते हैं? नहीं। जब हम स्कूल आते हैं या पढ़ने के लिए आते हैं या किसी म्यूज़िक क्लास में जाते हैं तो हम क्या सोचते हैं, या तो हम अपनी मर्ज़ी से गए या फिर हमारे पेरेंट्स ने वहाँ हमें भेजा। दोनों में से कोई भी बात हो सकती है ना। तो हम क्या, वो होमवर्क वहाँ पे करवाया जाता है, वो प्रैक्टिस वहाँ पे करवाई जाती है, इसलिए कि साल के एंड में आपके इम्तिहान होने वाले हैं, एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, उसके रिजल्ट आते हैं, राइट। और अगर हम वहाँ पे परफॉर्म सही नहीं करेंगे, होमवर्क पूरा नहीं करेंगे या प्रैक्टिस बराबर नहीं करेंगे, इम्तिहान में फेल हो जाएंगे, राइट। अब आपके पेरेंट्स की बात देखिए। आप कहते हैं, मेरे एक मित्र है वो मुझे बताते हैं, अपनी चमड़े के जूते बनाकर अपने पेरेंट्स को पहना दो ना, वो भी कम होगा, इतना सब कुछ करते हैं। आपको लगता है कि आप सिर्फ रोज़ स्कूल आते हैं, होमवर्क करते हैं और उसका एग्ज़ाम एक बार देना पड़ता साल में, लेकिन आपके पेरेंट्स आपके लिए वो क्वालिटी एजुकेशन और वो क्वालिटी जो चीज़ आप अचीव करना चाह रहे हैं, लाइक म्यूज़िक क्लास में या स्कूल में, स्पोर्ट्स में, उसके लिए रोज़ाना एग्ज़ाम देते हैं। कैसे? और उसका रिजल्ट एक ही होता है। रोज़ाना कहाँ से एग्ज़ाम? रोज़ वो किसी का पेरेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ घर में बैठे रहते, कोई काम नहीं करते हैं। अगर होते तो आप यहाँ नहीं होते। आप खुशकिस्मत समझिए कि आप किसी क्लास में बैठे हो या किसी स्कूल में जा रहे हो या कि म्यूज़िक सीख रहे हो या स्पोर्ट्स में जा रहे हो, उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो अपने पेरेंट्स हैं, राइट। कितनी मेहनत करते हैं वो, दिन रात मेहनत करते हैं, राइट। संडे के दिन भी अगर वो उनको काम पे जाना पड़ गया तो जाते ही नहीं जाते। क्यों जाते हैं? ताकि आप लोग वो क्वालिटी एजुकेशन ले सको। आप जिस दिन स्कूल आते हो उस दिन उनका एग्जाम होता है, डेली। जिस दिन आप स्कूल आए इसका मतलब वो एग्जाम में सक्सेसफुल हुए हैं, राइट। जिस दिन आप स्कूल नहीं आते हो, जिस दिन आप क्लास में नहीं जाते हो, जहाँ पे आप सीखने जाते हो, वहाँ पे अगर नहीं जाते हो, उस दिन उनके काम का कोई रिजल्ट नहीं होता, वो फेल हो जाते हैं आपकी वजह से। हमेशा ऐसा होता है कि एक्सीडेंट सेम होता है, रिएक्शन अलग अलग होने की वजह से रिजल्ट अलग अलग आता है। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। एक क्लास में आप बैठे हो, कोई टीचर है आपको पढ़ा रहा है, राइट। उसी क्लास में आप भी बैठे हो, आपका दोस्त भी बैठा है, तो एक्सीडेंट दोनों के साथ सेम है। अब रिएक्शन दोनों के अलग अलग क्या है? वो जाके रिवाइज करता है, होमवर्क करता है, वो जाके बोलता है कि रिवाइज बाद में कर लेंगे, होमवर्क थोड़ा लेट कर लेंगे, और रिवाइज थोड़ा लेट करता है। दोनों के रिएक्शन अलग अलग। रिजल्ट क्या आता है? वो अच्छे मार्क्स से पास होता है, वो भी फर्स्ट आता है नीचे से, बॉटम से, राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि जहां पे एक्सीडेंट है, ये रिएक्शन अलग अलग है तो रिजल्ट अलग अलग है। लेकिन आपके और आपके पेरेंट्स के केस में एक्सीडेंट अलग अलग होते हैं, रिएक्शन अलग अलग होते हैं, लेकिन रिजल्ट एक होता है। कैसे? आपके पेरेंट्स सुबह शाम दिन रात काम करते हैं आपके लिए। आप स्कूल में आते हो, मेहनत करते हो, होमवर्क करते हो, पढ़ाई करते हो, ठीक है। आप स्कूल में आ रहे हो, वो उनके लिए काम कर रहे हैं। उनका रिएक्शन क्या है? वो काम करके जो कुछ भी अर्न कर रहे हैं, वो आपके लिए जितना भी कुछ कर सकते हैं वो हमेशा करते हैं। आपको जिस क्लास में जाना है उसमें एडमिशन दिलाते हैं, राइट। तो उनका रिएक्शन हो गया। आपका रिएक्शन क्या होता है कि आप होमवर्क कितना कर रहे हैं, कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना रिवाइज कर रहे हैं, कितना जो कुछ भी आपको मिल रहा है उसको अर्न कर रहे हैं, राइट। और रिजल्ट एक ही आता है। जब आप स्टेज पे खड़े होते हो तो आपका रिजल्ट होता है और आपके पेरेंट्स का भी रिजल्ट वही है। वो कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, उनको कुछ अलग नहीं चाहिए, राइट। तो पेरेंट्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हम उनको थोड़ा घर की मुर्गी दाल बराबर, कैसे कभी भी ये बना लेंगे। तो वही चीज़ होती है कि जब एक मोहल्ले में बहुत अच्छा डॉक्टर होता है, मैं एग्जांपल दूंगा, जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे मोहल्ले में एक शिशु रोग विशेषज्ञ है, पीडियाट्रिशियन। वो बंदा दिल्ली के बहुत अच्छे हॉस्पिटल से स्टडी किया हो, राइट। और वहाँ पे वो उनका क्लिनिक है। लेकिन लोग क्या करते हैं, जब भी बीमार होते हैं, जब भी उनके बच्चे बीमार होते हैं, वो ले जाके कई सैटेलाइट हॉस्पिटल दिखाते हैं, कई बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, जबकि उनको पता है कि एक स्पेशलिस्ट उनकी गली में बैठा हुआ। तो वो घर की मुर्गी दाल बराबर। उसी तरह से हम अपने पेरेंट्स की उतनी केयर नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो उनकी जिम्मेदारी है। उनकी जिम्मेदारी है ना, बच्चों को पढ़ाना। बच्चे हैं तो पढ़ाना ही पड़ेगा उनको एडमिशन दिलाना ही पड़ेगा, उनको जो चाहिए वो ला के देना ही पड़ेगा, राइट। इसलिए हम उनकी केयर नहीं करते हैं। कितने लोग अपने पेरेंट्स की केयर करते हैं या करना चाहते हैं? करना चाहते हो, एक प्रॉमिस मुझे करके जाना पड़ेगा। आप उसकी शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। कोई करता है या नहीं करता है, मैं उसका सवाल नहीं पूछ रहा हूँ।
कौन करना चाहता है, इसलिए आप सबने हाथ रखे, राइट। सिंपल सा काम करना है, सुबह उठ के उनके पैरों को आप छू के देखिए और रात को सोते समय पैरों को छू के देखिए। जब भी आप किसी के पैर छूते हैं ना, तो जैसे वहाँ टच होता है, उस बंदे के दिमाग में आता है कि ये मेरे सबमिशन में है, जो कुछ भी मेरे पास अच्छा है मैं इसको दूं। इसलिए आपके सर पे हाथ रखते हैं, आपको वाइब्रेशंस देते हैं। जैसे आप उनके पैर को टच करते हैं, उनके पास जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, जितनी भी अच्छी ब्लेसिंग्स हैं, वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं कि ये लीजिए, और वो ब्लेसिंग्स की वजह से आप सक्सेसफुल बनते हैं। माँ बाप की बद्दुआ से आज दिन तक कोई सक्सेसफुल नहीं बना है। अगर आप उनके साथ रहना चाहते हो, अगर आप उनकी केयर करते हो, इस काम से ज़रूर शुरुआत करना। आप सब प्रॉमिस करते हैं मुझे इतना काम करेंगे आप? बोलिए प्रॉमिस करते हैं? प्रॉमिस करते हैं? जोर से बोलिए। इतना काम कर सकते हैं। सुबह उठ के जरूर आप अपने पेरेंट्स के पैर छू के देखिए, बहुत सुकून मिलेगा आपको। जितनी भी नेगेटिव वाइब्रेशन है वो सारी खत्म हो जाएगी। अपने को थोड़ा 2-3 दिन अजीब लगेगा, 2-3 अजीब लगेगा। आप इतना नहीं कर सकते, वो आपके लिए कितना कर रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते वो आपके लिए क्या क्या कर रहे हैं। संडे की सुबह किसको सोना पसंद नहीं है? सबको पसंद है, आपको खुद को पसंद है, लेकिन आप कहीं जाते हो, क्यों जाते हो? कुछ पाना चाहते हो। आपके पेरेंट्स कहीं जाते हैं, कुछ काम करते हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि आप वो पा सको जो आप पाना चाह रहे हो। वो उनके लिए नहीं जाते, वो आपके लिए जाते हैं, क्योंकि उनकी जनरेशन तो निकल चुकी है। वो जो आप जनरेशन हो ना, उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे पेरेंट्स। अगर वो हमारे लिए कुछ कर रहे हैं तो हम अपने सपने को अचीव करें ही करें। आपका सपना ही उनका सपना है। अगर आप म्यूजिशियन बनना चाह रहे हो तो जब जिस दिन आप बनोगे ना, उनका सपना पूरा होगा। कोई व्यक्ति अगर आपके बारे में अच्छा सोच सकता है तो वो आपके पेरेंट्स हैं। और कोई सोचे नहीं सोचे मुझसे उसका पता नहीं है, लेकिन आपके पेरेंट्स आपके बारे में कभी भी बुरा नहीं सोच सकते हैं, राइट। तो इतना काम उनके लिए कर सकते हैं, राइट। उसके बाद उनके सबमिशन में रहना चाहिए। अब देखिए, कभी कभी वो जैसा बोले वैसा कर दो। दुनिया में मंदिर सबसे ज्यादा किसके हैं? अर्जुन के हैं या हनुमान के हैं? आप जानते हैं दोनों को? अर्जुन कौन थे? धनुर्धर थे। महाभारत में आया उनका नाम। उनको गीता का सार किसने पढ़ाया था? श्री कृष्ण ने। वो भी श्री कृष्ण के भक्त थे, है ना। उनके शिष्य थे, उनके सबमिशन में थे, राइट। और हनुमान जी जानते ही हम, आजकल मूवीज भी बनती है उनके ऊपर, कार्टून्स भी बनते हैं। वो किसके सबमिशन में थे? श्री राम के सबमिशन में थे। अच्छा, दोनों ही भगवान के सबमिशन में थे, दोनों ही भगवान एक ही रूप था, लेकिन आज मंदिर हनुमान जी के ज्यादा अर्जुन मंदिर कहीं है ही नहीं। कहीं मुश्किल से एकाध कहीं होगा। तो ऐसा क्यों? ये बात आप अपने पेरेंट्स के साथ कीजिए। इसके पीछे रीजन क्या होता है मैं बताता हूँ। इसके पीछे रीजन क्या होता है मैं बताता हूँ। रीजन ये है कि वो सबमिशन में इस तरह थे कि उनका कोई सवाल नहीं था। कैसे? जैसे कृष्ण जब बोलते थे कि भाई ऐसा 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 अपने को करना है महाभारत में, तो वो क्या बोलते थे? ऐसा क्यों करूं? क्या ऐसा करना जरूरी है? मैं करूं कि नहीं करूं? वो तो मेरे पिताजी है, वो मेरे दादाजी है। ऐसा बोलते थे ना। वो सवाल करते थे। हनुमान जी क्या बोलते थे? जड़ी बूटी लानी, ओके डन, गए पूरा पहाड़ उठा के लिए। सवाल नहीं करते थे। उन्होंने जो बोल दिया वो डन है। आपके पेरेंट्स अगर आपके लिए कुछ बोलेंगे ना, कभी आपको बुरा नहीं चाहेंगे, हमेशा अच्छा ही चाहते हैं। तो जैसा बोले वैसा कर दो ना। क्यों बोल दो? मुझे पता है कि आपको जो चीज चाहिए वो आप चाहते हो, लेकिन आपके लिए वो सही समय है या नहीं है, वो आपके पेरेंट्स आपसे ज्यादा अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं। एटलीस्ट 25 साल तो बड़े होंगे ना आपसे, 22-25 साल, 30 साल, हो सकता है 35 साल भी बड़े हो आपसे, 40 साल भी बड़े हो, इतने तो बड़े होंगे ना आपसे। तो 40 साल का एक्सपीरियंस क्या बोलता है कि आपके लिए कौन सी चीज कहाँ पे जरूरी है, वो बहुत अच्छे से जानते हैं, हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, राइट। तो क्या करना है? एक सिंपल सा काम करना है। वो जो बोले कर लो, ना नू कुछ नहीं। उनको ये मत बोलो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मेरी क्या राय है, बोल दिया कर लो, राइट। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम सही होते हैं, पेरेंट्स गलत होते हैं। इस बात पे सब खुश हो जाएंगे। सही बात। कभी कभी क्या होता है कि हम सही होते हैं और हमारे पेरेंट्स गलत होते हैं। पेरेंट्स कभी गलत नहीं होते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि 30 साल 40 साल का जो गैप आता है, वहाँ पे एक जनरेशन बनती है। वो जनरेशन गैप होता है, तो उनकी सोच अलग होती है। किसी चीज़ को राय लेकर, हो सकता है आपकी राय उसके बारे में सही हो,
तो अब पता कैसे करें कि हम पेरेंट्स की बात माने ही नहीं माने? पहली बात तो मान लो। दूसरी बात, यहाँ पे एक व्यक्ति काम करता है जिसको हम गुरु या मेंटर बोलते हैं, ठीक है। अब वो मेंटर क्या करता है? मेंटर आपको बताता है कि वो काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेंटर को फाइंड कैसे करेंगे फिर? कैसे पता चलेगी मेरा गुरु ये मेरे को बता रहा है जो सही है? देखिए, आपको कोई कार खरीदनी है या कोई बाइक खरीदनी है, कुछ भी खरीदना है, राइट? आपको उसके बारे में सही राय कौन दे सकता है? जिसके पास वो है या जिसके पास नहीं है। एक पड़ोस वाले अंकल जी हैं, रोज उठ के स्कूटर के कीक लगाते हैं, वो बोलते हैं ये कार लानी चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए कि उनके पास खुद के पास स्कूटर, तो वो कैसे बताएगा कार कौन सी अच्छी होगी कौन सी अच्छी नहीं? दूसरी बात, अगर किसी के पास कार है, अब उसको जो ढंग से चलाता है उससे पूछना चाहिए, जो ठोक देता है उसको पूछना चाहिए? ढंग से चलाना चाहिए। यानी आपके जीवन में किसी घटना को लेकर कोई सही राय दे सकता है तो वो दे सकता है जिसके पास है। बाकी दुनिया में राय बहादुरों की कोई कमी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, एक मिठाई की दुकान के ऊपर लिखा हुआ था, यहाँ ताज़ी मिठाइयाँ मिलती हैं। क्या लिखा हुआ था? यहाँ ताज़ी मिठाइयाँ मिलती है। ठीक है। अब एक बंदा जाता है, राय बहादुर, राय सिंह, वो जाके बोलता है यहाँ ताज़ी मिठाइयाँ मिलती है। तो यहाँ मतलब क्या, कहीं और थोड़ी मिलती है क्या? दुकान के ऊपर है तो यहाँ लगाने का जरूरत है? बात तो उसकी भी सही थी, लेकिन उसने मान ली, तो उसने यहाँ के ऊपर पुताई कर दी। तो वहाँ लिखा था ताज़ी मिठाइयाँ मिलती हैं। फिर एक राय सिंह और गया 2-3 दिन बाद, वो बोलता है ताज़ी मिठाइयाँ मिलती हैं। तू क्या बासी रखता है क्या? कि बोले नहीं रखता हूँ। तो इससे तो लोगों को ज़्यादा डाउट होगा, तू ताज़ी हटा दे। अब वहाँ पे लिखा हुआ था मिठाइयाँ मिलती हैं, ठीक है। अब फिर एक राय बहादुर और क्या बोले कि ये मिठाई की दुकान है, खुशबू आ रही है, बाहर जलेबी बन रही है, तो ऑब्वियसली बात है मिठाई की दुकान है। मिठाई मिलती है मतलब क्या है? मिठाई हटाओ, ठीक है, मिलती है। अब कुछ 2 दिन बाद एक राय बहादुर और किया कि तू घर पे बनाने के लिए रख रहा है क्या? बेचने के लिए रखी है, तो मिलती है मीन्स व्हाट? इसको भी हटा दे। फिर उस पर भी पुताई करवा देता है, मिलती है उसको भी हटवा देता है, पूरा ब्लैंक, और मिठाई की दुकान चल रही है। फिर राय बहादुर जाता है, अरे यार ये स्पेस खाली पड़ा है, यहाँ पे लिखा हो ना यहाँ ताज़ी मिठाइयाँ मिलती है। मतलब हर व्यक्ति की अलग अलग राय होगी। तो जो मेंटर फाइंड करना है ना, वो इस तरह से करना चाहिए कि जिस चीज़ में आप जा रहे हो उसमें वो सक्सेसफुल है या होने के रास्ते पे है और उसको अच्छे से कर रहा है। 10वीं फेल आदमी कभी नहीं बता सकता कि 10वीं पास कैसे हो जा सकती है। कभी बता सकता है क्या? हम ज़्यादातर वही करते हैं। हम राय कैसे लेते हैं? 10वीं फेल वाले से पूछते हैं, भाई साहब 10वीं पास कैसे होना? अब जो 10वीं फेल हुआ है ना, वो 1000 तरीके बताया जा सकता है कि पास कैसे नहीं होना है, और जो फेल होते हैं वो ज़्यादा तरीके बता देते हैं कि भाई ऐसा करना है, वैसा करना है, ऐसा नहीं करना है, वैसा करना है। लेकिन पास वाला एक ही सिस्टम बताएगा, फॉलो करोगे पास हो जाओगे, सिंपल सिस्टम बताएगा। तो जब अपने को लगे कि हमारे पेरेंट्स जो हैं और हमारे बीच किसी राय को लेकर एक गैप आ रहा है, तो मेंटर ढूंढना चाहिए। अब मेंटर वही हो सकता है जो मैंने बताया कि आपको सही राय दे और उस क्षेत्र में जिस बारे में आप उनसे बात कर रहे हो उसमें सक्सेसफुल है और अच्छा कर रहा है। गलत किया वो कभी सही राय नहीं दे सकता, राइट? तो अब आपके पेरेंट्स और आपके बीच में जो गैप आ रहा है उसको कवर करने के लिए मेंटर काम करेगा। मेंटर कौन हो सकता है? आपके पेरेंट्स। कुछ ज़रूरी है बाहर को, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, राइट? जैसे गुरुदेव है, तो गुरुदेव के बच्चे भी यहाँ पढ़ रहे हैं, तो इनके भी मेंटर हुए ना। गुरुजी हुए म्यूजिक के, अब अलग से म्यूजिक सीखने नहीं जाएंगे, आप तो मेरे पेरेंट्स हो, मैं म्यूजिक कहीं और से सीखूंगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो क्या बात हुई कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भी मेंटर हो सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई और मेंटर ढूंढते हो तो आपके पेरेंट्स और उनके बीच में थोड़ा कम्युनिकेशन ज़रूर होना चाहिए, ताकि उनको वो इस बात को, अगर वो उस बात में सक्सेसफुल है तो आपसे ज़्यादा बेहतर आपके पेरेंट्स को समझा सकता है। सही बात है? आपसे ऐसा नहीं हो कि आपके दोस्त, स्कूल में आपका एक फ्रेंड और हो, ठीक है, आप नए नए पढ़ने गए हो, आपके पास एक शानदार स्मार्टफोन है आपके दोस्त के पास, आपको लगा मेरे को स्मार्टफोन चाहिए, पापा को जाके बोला नहीं पापा इतना बड़ा स्मार्टफोन शानदार, मेरे को भी वही चाहिए, ठीक है। अब वो बोलेगा कि नहीं, पापा बोलेंगे नहीं, तो आपको लगेगा हमारा जनरेशन गैप आ रहा है। आप जाके पूछोगे किसे? जिसके पास है नहीं। मेंटर वो होना चाहिए जो भले ही एक क्षेत्र में सक्सेसफुल आपको बनाता हो, लेकिन जीवन के हर मोड़ पे आपको सही दिशा दे सके, आपका सही मार्गदर्शन कर सके, वो होना चाहिए। वो दोस्त आपको स्मार्टफोन दिखा सकता है, लेकिन जब आपके पास प्रॉब्लम आती है तो आपका सॉल्यूशन लेके आता है क्या? जब आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं होता है तो आपको हेल्प करने आता है क्या? मैं होमवर्क करवाने की बात नहीं कर रहा हूँ, करने के लिए हेल्प करने आता है।
स्टडी की बात होती है तो क्या आपको सपोर्ट करने आता है क्या? क्या वो मेंटर आप जब कोई डिसीजन नहीं ले पाते तो आपके पास आता है क्या? नहीं। इसका मतलब वो मेंटर नहीं। तो वो मेंटर ढूंढना एक कला नहीं कह सकते हो, आप अपने आप उसको ढूंढ लोगे, आपको ऐसा व्यक्ति मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। जीवन में हर व्यक्ति का एक मेंटर होता है, नहीं तो पेरेंट्स जो बोल रहे हैं वो सही है, राइट। हमें पता है कि हमें आगे की ज़िंदगी अपने सहारे गुजारनी है, लेकिन जो पीछे जो बैकग्राउंड जो बेस बनाया है वो आपके पेरेंट्स ने बनाया है, तो उसको लेकर ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखनी चाहिए, राइट। अब जो मेंटर है वो आपको राय देगा, सही बताएगा क्या गलत है क्या सही है, उसके रास्ते पे चलना है। पेरेंट्स के सबमिशन के बाद आपको मेंटर है उसके सबमिशन में भी 100% रहना ही चाहिए। क्यों रहना चाहिए? वही अर्जुन वाली और हनुमान जी वाली बात, ठीक है ना। आपको अगर सक्सेसफुल होना है, आपका अपना नाम करना है तो उनके सबमिशन में जाओ, नहीं करना है तो हु केयर्स, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके सक्सेसफुल होने या न होने से सिर्फ 2 व्यक्तियों को फर्क पड़ता है, आपके पेरेंट्स और आपका गुरु, आपका मेंटर, बाकी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज आपके स्कूल में जो दोस्त हैं हो सकता है वो इन फ्यूचर नहीं हो। दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जीवन के हर रास्ते पे, हर मोड़ पे अपने साथ होते हैं, लेकिन आपके सक्सेसफुल होने या न होने से जितना दुख आपको या जितनी खुशी आपको होती है उतना 2 लोगों को ही होती है, एक गुरु को होती है, एक पेरेंट्स को होती है। जब आप स्टेज पे अवार्ड लेने जाते हो आपके पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं, उससे ज़्यादा खुश वो मेंटर होता है। आप क्या समझते हो, जब आप उनके चरण छुओगे तो आपने महान काम किया है? नहीं, उनके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। कैसे? जब भी आप पेरेंट्स के पैर छूते हो ना तो उनको मजबूर होना पड़ता है एक अच्छे वाइब्रेशन देने। उनके दिमाग में अगर है कुछ खटपट भी चल रही होगी वो सही हो जाएगी, यार बच्चा अच्छा कर रहा है, तो वो अच्छी वाइब्रेशन देंगे, उनकी जिम्मेदारी बन जाती है, ठीक है। उनकी जिम्मेदारी बनने के बाद क्या होता है कि वो आपको वो सब कुछ देते हैं जो आपको ज़रूरत है। अब बात करें मेंटर की। आप सोचते हो मेंटर हमें सिखा रहा है, हम तो पे कर रहे हैं, राइट। हो सकता है अपन पे नहीं कर रहे हो, राइट। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही हम पेरेंट्स या मेंटर के सबमिशन में जाते हैं, मेंटर की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। उसको जैसे आपने पैर छुए मेंटर के और उससे सीखने जा रहे हो, उसकी जिम्मेदारी बन गई आपको सक्सेसफुल बनाना है, उसके लिए वो दिन रात मेहनत करता है, एक करता है। गुरुजी को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ प्रैक्टिस करो और चले जाओ, लेकिन आपके साथ में रहते हैं, आपको सिखाते हैं हर समय, दिन भर, शाम तक भी खोलते हैं। कभी कभी सुबह मेरी क्लासेस 6 बजे होती है तो हो सकता है कभी कभी 5:30 बजे भी आ जाते हैं यहाँ पे। क्यों? मैं इनके सबमिशन में गया था, इनकी जिम्मेदारी बन गई कि ये बंदा सीखना चाहिए, ये बंदा सक्सेसफुल होना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे एक्सीडेंट अलग अलग हैं, रिएक्शन अलग अलग है, लेकिन रिजल्ट एक ही होगा। एक्सीडेंट अलग अलग क्या है, एक सिखा रहा है, एक सीख रहा है। रिएक्शन क्या होगा दोनों का? एक का रिएक्शन होगा वो टीचिंग पार्ट्स जो है उसको कवर करेगा, दूसरे का रिएक्शन होगा वो खुद प्रैक्टिस करें, लेकिन रिजल्ट एक ही आएगा। जिस दिन आप बहुत अच्छा बजाना गाना बजाना सीख जाओगे, जिस दिन आप स्टेज पे होंगे, जितने खुश आप होंगे उतने ही आपके मेंटर होंगे, तो रिजल्ट यहाँ पे एक आता है। इसलिए पेरेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बात बताने की नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज का जो माहौल है या जो आज का बाहर का समाज है, आप लाख कोशिश कर लो, मोरल वैल्यूज़ वहाँ ख़त्म हो रही है, राइट। तो कहीं से कुछ अच्छा मिल जाएगा तो हो सकता है कि हमारी जो लाइफ है बहुत अच्छी बन जाएगी, हो सकता है हमारी लाइफ बहुत अच्छी बन सकती है। अब मैंने हो सकता है इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये आप पर डिपेंड करता है, आपके मेंटर पे, आपके पेरेंट्स पे नहीं डिपेंड करता है। आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, आपको नहीं पता वो भी कर रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कर्ज ले लेते हैं, आपको पता है इस बात का, लेकिन आपको कभी पता नहीं चलने देते। वो कहते हैं बस पढ़ो। आप जब भी कुछ पढ़ाई करते हो, मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, आपको भेज देते हैं। वो आपको पता है कि उस यूनिवर्सिटी की फीस पे करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, हमें नहीं पता होता है। वो सब इतना दिन रात मेहनत करके, टेंशन में इतना सारा काम करके आपको बहुत कुछ अच्छा दे रहे हैं। तो हमें सिर्फ एक जिम्मेदारी बनती है कि उनकी आंख में आपकी वजह से कभी आंसू नहीं हो, आपके लिए आंसू। समझ रहे हो मेरी बात को? तो उनको वो सब कुछ देना जो आपको दिया है उससे कोई गुना ज्यादा। एक मुनि है, वो यूं कहते हैं कि जब आपने इस दुनिया में पहली सांस ली थी, आपके पेरेंट्स आपके साथ में थे, जब वो आखिरी सांस ले, आप उनके साथ में रहना। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम इंडियंस की तो बनती ही है कि आप उनके साथ में रहें। 4 पैसे कम कमा लेना जीवन में, लेकिन हमेशा उनके साथ में रहना। मैं बताता हूँ, एक स्टोरी बताता हूँ। सुबह जब एक बार मैं दफ्तर के लिए रवाना हुआ तो पड़ोस के आंगन में एक लेडी बैठी थी, बुजुर्ग थी,
और धूप निकली हुई थी तेज, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत खुश थी, और इतनी खुश थी कि दांत होते थे चमक उठते। ठीक है, और उनकी खुशी इस प्रकार थी कि उनकी जूरियां भी बेअसर हो रही थी, इतने खुश लग रहे थे। मुझसे पूछे बिना रहा नहीं गया। अब ये नज़ारा अजीब तो नहीं था ना, कोई भी बैठ सकता है, लेकिन मेरे लिए नया था, क्योंकि मैं बहुत टाइम से वहाँ पे रह रहा हूँ, लेकिन मैंने उनको पहले कभी नहीं देखा। मैंने माँ को आवाज़ लगाई, माँ बाहर कोई लेडी बैठी है, ये कौन है? तो माँ बोलती है कि निर्मला देवी है। मैंने भी बहुत मुश्किल से 2 या 3 बार मोहल्ले में देखा होगा, क्योंकि वो ज़्यादातर बाहर नहीं आती है। निर्मला देवी जो थी वो क्या करती, ज़्यादातर घर में रहती थी, कुछ ज़रूरी सामान बच्चों के मोहल्ले के जो बच्चे होते थे उनसे मंगवा लेती थी, या शादी ब्याह का कोई प्रोग्राम होता था वहाँ पे वो नहीं आती थी, बहुत गुमसुम सी रहती थी। लेकिन उस दिन बहुत खुश थी वो। फिर उस दिन दफ्तर चला गया, मैं लौट के आया। एक दिन किसी काम से मुझे और मेरी मम्मी को उन्होंने अपने घर पे बुलाया। घर पे बुला के जैसे मैं घर में एंटर हुआ, 5-7 कमरों का मकान था, लेकिन सिवा एक रसोई और एक कमरे के बाकी सारे किराए पे दे रखे हैं। ठीक है, वो उसमें रहती हैं, सारा सामान बांध रखा है। कहीं जाने की तैयारी थी उनकी, कहीं जाने की तैयारी थी। तो बातों बातों में उन्होंने माँ को बताया कि मेरा बेटा मुंबई रहता है बहू और पोते के साथ में, और अब वो मुझे लेने के लिए आ रहा है। कुछ दिन पहले बात हुई थी, तो मैं क्या सामान वामान बांध दिया है ताकि जैसे वो आए हम यहाँ से निकल जाए। तो मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि जिस दिन से उन्होंने अपने बेटे ने बोला कि मैं आपको लेने आ रहा हूँ, तब से वो रोज़ाना तैयार होके आंगन में बैठ जाया करती थी कि आज आएगा चलेंगे, आज आएगा चलेंगे। तो उनको वो रुका नहीं जा रहा था। ठीक है, फिर बोलती हैं कि घर का जो खर्चा हर महीने 5-7 हज़ार रुपये भेज देता है, मेरे तो घर का खर्चा आराम से चल जाता है, लेकिन वो भी बच जाते हैं। क्यों? किराए के पैसे से घर का खर्चा चल जाता है। तो उन्होंने मुझे बोला कि एक काम करना, क्या मेरे घर का ध्यान रखना, मैं तो चली जाऊँगी, और एक काम करना कि किराए के पैसे मेरे बेटे के खाते में जमा करवा देना और मेरे घर का ध्यान रखना, बस 2 काम छोटे से कर लेना। मैंने कहा ठीक है, कर देंगे। अब वो बोल के हम तो वहाँ से निकल गए। अब उसका बेटा आने वाला था कि कल आ रहा है, मुझे ले जाएगा, और हम भी जाके सो गए। उस रात मोहल्ले में सिर्फ एक ही घर में बल्ब जलता रहा। वक्त ऐसे गुजर रहा था जैसे लगा रफ्तार धीमी हो गई हो। वो बस चुपचाप से कुछ बैठी हुई थी, बल्ब जलता रहा, और पूरी रात कट 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 बहुत धीरे से गुजर रही थी। सुबह जैसे ही मेरे छत पे अखबार गिरा, खबर उनके घर तक पहुंच गई कि सूरज हो गया। मैं उठा, उनको नमस्ते किया, आंगन में देखा, सेम वही। और ये प्रक्रिया इतने दिन तक चलती रही कि मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन गई थी। मैं ऑफिस चला गया। ऑफिस जाके सोच रहा था कि आज जो है माँ जी बड़े खुश दिख रहे थे, निर्मला देवी, हो सकता है आज उनका बेटा आ गया हो, अभी तो वो जा रहे होंगे। मैं सोच रहा था कि जाके उनको सारा देख लूँगा, किराया किससे लेना है, क्या करना है, उनके खाते में पैसे जमा करवाने, वो सारा काम मैं देख लूँगा। मैं खुद सोचते हुए जा रहा था। एक अच्छी सी मुस्कान मेरे चेहरे पे थी। मैं सोच रहा था कि मैं दुखी भी था इस बात को लेकर कि मेरी दिनचर्या का बहुत बड़ा हिस्सा चला जाएगा। रोज़ सुबह उठो एक खुशनुमा चेहरा घर के आंगन में दिखता है तो अच्छा लगता है, लेकिन कल से वो नहीं होने वाला था, क्योंकि निर्मला देवी जाने वाली है उनके बेटे के साथ में। मैं बैठा रहा, ऐसा सोचता रहा, और उनके चेहरे की खुशी से मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी चिड़िया को अपने बच्चों के लिए दाने मिल गए हों, या किसी सूखे पौधे को पानी मिलते ही वो खिलने के लिए तैयार हो गया हो। कुछ ऐसा चेहरा उनका मेरे सामने आ रहा था। ये सब सोचते सोचते, दिन भर विचार करते करते, जैसे मैं शाम को मोहल्ले में पहुंचा तो मेरे दिल में सवालों की जड़ी लग गई, क्योंकि मोहल्ले में निर्मला देवी थी, वो अपने बेटे के साथ में नहीं गई। वो अपनी अन्य महिलाओं के साथ में घूम रही थी। महिला मित्र जो थी, उनका मित्र मंडल, उनके साथ में घूम रही थी, और मैंने उनको देखा। वो कुछ दिल की जो तकलीफ है ना, उसको चेहरे पे नहीं आने देने की नामुमकिन कोशिश कर रहे थे। कोशिश तो कर रहे थे कि वो बात मुंह पे नहीं आए, लेकिन नहीं होती। मैं समझ गया था कि आज दिन तो होगा, लेकिन सूरज तो निकला, लेकिन निर्मला देवी के घर को रोशन नहीं किया उसने। ये सोचकर मैं वहाँ उनके पास गया, कहीं मैं उनको गलत ना समझ लूँ, उनके बेटे को, कि बेटा लेने नहीं आया। तो उन्होंने पहले ही मुझे बता दिया। वो क्या है कि उसके एग्ज़ाम आ गए ना, इसलिए नहीं आया है। बहू भी पढ़ाई कर रही है ना, उसके एग्ज़ाम आ गए हैं,
तो वो नहीं आया है, उसके एग्ज़ाम अभी ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद आ जाएगा, हफ्ते भर बाद वो वापस आ जाएगा। ठीक है, वाह। फिर दिनचर्या फिर वहीं से शुरू हो गई। रोज़ सुबह उठता था, वो तैयार होकर आंगन में बैठती थी। लेकिन एक हफ्ते की तो और बात थी, ठीक है। वो खुश तो दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आंखें कुछ और बयां कर रही थी। ऐसे करते करते उनका एक हफ्ता भी गुजर गया। हफ्ते के बाद महीना गुजर गया। अब उसने आंगन में बैठना बंद कर दिया। वक्त पर बेटे के पैसे तो मिल जाते थे, लेकिन बेटा कभी नहीं आता था। ऐसे करके बहुत सारा वक्त निकल गया था, साल भर निकल चुका था। एक दिन वो मुझे अपने घर में बुलाया, उनको मदद की ज़रूरत थी। घर में बंधा हुआ सामान खोल के अपने घर में जमा रही थी और मुझे एक नसीहत दी थी, 4 पैसे कम कमा लेना, लेकिन हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ में रहना। अगर कहीं आपके दिल को ये छूता है कि आपके लिए आपके पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी आपको ये लगता है कि आपके लिए वो बहुत कुछ कर रहे हैं, तो प्लीज़, और आपके पेरेंट्स की इम्पोर्टेंस जो है, हो सकता है आपका मेंटर भी आपको बताएंगे आपके पेरेंट्स जो बोल रहे हैं वो सही है। उनके करीब रहना, उनके पास रहना, अपने मेंटर की हमेशा मानना, वो सब कुछ इसलिए कर रहे हैं ताकि आप सक्सेसफुल हो। और अब ये रीज़न जानते हुए भी कि आपके पेरेंट्स आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, ये रीज़न जानते हुए भी अगर आप किसी काम के लिए एक्साइटेड नहीं हैं तो वो काम नहीं रहेगा। या तो उसे छोड़ दीजिए, या जो अपनी पसंद की बात है वो अपने पेरेंट्स से बताइए। आपके मेंटर को फाइंड कीजिए, उनसे मिलिए, उनसे साथ में बैठिए, काउंसलिंग कीजिए। हो सकता है आपको जीवन में एक सही राह मिले, सही मार्गदर्शन हो। जो कुछ आप कर रहे हो क्या वही आपकी राह है या कुछ और है, अभी डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि हम अभी जीवन के चौराहे पे खड़े हैं। बहुत दूर जाने के बाद पता चला कि अब रिटर्न नहीं आना है तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अभी हमारे पास सब कुछ है, म्यूज़िक भी है, स्पोर्ट्स भी हैं, पढ़ाई भी है, IAS भी बनना है, कराटे भी सीखने हैं, वो भी करना है, सब कुछ करना है। लेकिन इसमें जाएंगे किस तरफ, इसलिए हमारे पेरेंट्स और मेंटर हमारे लिए हेल्प करेंगे। उनके साथ रहो, वो आपको बताएंगे कि इसमें से कौन सा चूज़ करना है। आप अपनी चॉइस बताइए, वो आपको हेल्प करेंगे ये सब करने में। ठीक है, तो वो काम आप एक्साइटमेंट के साथ कीजिए। अगर आप इसमें से कोई काम जो लगता है कि यार ये एक्साइटमेंट के साथ कर रहा हूँ, वही आपका ड्रीम है। अगर म्यूज़िक क्लास में आप बोर होते हो तो म्यूज़िक आपका ड्रीम नहीं है। अगर आपको स्पोर्ट्स में आपको खेलना कूदना पसंद नहीं है, कौन पसीना बहाए धूप में जाके, वो आपका ड्रीम नहीं है। अगर आपको पढ़ना पसंद नहीं है, आपका ड्रीम नहीं है। लेकिन स्कॉलर एजुकेशन कंप्लीट करनी है, वो ज़रूरी होती है, अपनी समझ बनाने के लिए ज़रूरी होती है। लेकिन आप जो कुछ भी पसंद है आप वो कीजिए, आगे बढ़िए। ज़िंदगी में सिर्फ सारे काम कर लेना, कोई काम छोटा नहीं होता है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना, क्या वो काम आप अपने पेरेंट्स के सामने कर सकते हैं। अगर अंदर से जवाब आता है हाँ, तो कर लेना। राइट, एक चोर चोरी करता है, उसको पता है चोरी करना बुरी बात है, फिर भी करता है। यानी अंतर्मन जो है वो ये कह रहा है वो गलत है। अगर आप कुछ काम करते हो जीवन में कुछ भी पाने के लिए, अगर अंतर्मन बोलता है कि ये गलत है तो मत कीजिए। आप अपने पेरेंट्स के सामने वो काम करके देखिए, अगर आपके पेरेंट्स बोलते हैं हाँ बेटा सही कर रहा है, तो उसको कंटिन्यू करना। जीवन में कोई भी काम करोगे उसमें आप आगे बढ़ जाओ। राइट, और हम सब साथ में मिलके खुश रहेंगे, एक्साइटेड रहेंगे, काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, म्यूज़िक सीखेंगे, स्पोर्ट्स में जाएंगे, जहाँ भी जो भी फील्ड में जाना चाहें जाएंगे। लेकिन जो कुछ हमारे पेरेंट्स जो हमें वैल्यूज़ दे रहे हैं, उस वैल्यूज़ का रिजल्ट कहाँ आएगा, जब आप उस फील्ड में सक्सेसफुल हो जाओगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, बहुत बहुत धन्यवाद।